नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल एडिशन क्यों है जानते हैं आप? क्योंकि इस वक्त जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। अप्रैल, मई, जून 2 महीने के बाद डियागो गार्सिया, जो भारत के एकदम नजदीक में एक बेस है अमेरिका का, इंडियन ओशन में बेहद नजदीक भी नहीं है, वहां पर कोई बहुत बड़ी हलचल हो रही है, हम आपको बताने वाले हैं। और यह बहुत चिंताजनक खबर है। इजराइल और ईरान दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर भूकंप के झटकों ने पूरे पश्चिमी एशिया को डरा दिया है। इस बीच अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी पश्चिमी एशिया की उड़ान भर चुके हैं। यह प्लान डिकोड किया जा रहा है, कुछ बड़ा होने की आशंका है। लिहाजा हम आपके फेवरेट शो दृश्यम के समय पर आपके लिए फिक्र का यह स्पेशल महायुद्ध वाला एडिशन लेकर आए, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज युद्ध में कयामत की रात हो सकती है। ऐसे में आपको अपडेट देना जरूरी है हमें। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाले 9वें दिन के जंग का ट्रेलर देख लेते हैं। यानी जिस तरीके से दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, आज की रात एक डिसाइडिंग नाइट हो सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजराइल का ईरान के अहवाज शहर में बड़ा हमला। तस्वीरें देखिए आप। अहवाज में इजरायली बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। अहवाज में धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी। अहवाज ईरान का मुख्य ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के शाहिद ड्रोन ने इजराइल में तबाही मचा दी है। ईरानी ड्रोन को इजराइल का अपाचे हेलीकॉप्टर इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। 24 घंटे में हमारे कई ड्रोन ने इजराइल में सटीक हमले किए, ईरानी फौज ने कहा। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए, किस तरीके से ईरान ने अब ड्रोन का राउंड शुरू कर दिया है। यह देखिए जरा आप। और यहां पर इजराइल ने एक ईरान के बड़े इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन पर हमला किया है। लेकिन अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अमेरिका का B-2 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हिंद महासागर की ओर आ रहा है। डियागो गार्सिया बेस की ओर बढ़ रहे हैं। एक नहीं 6 B-2 बॉम्बर्स। अमेरिका के पास कुल 17 ऑपरेशनल B-2 बॉम्बर्स हैं, यानी उसने अपनी 30% की फोर्स इस वक्त डियागो गार्सिया बेस, जो कि भारत के नजदीक है और ईरान से सिर्फ 4,500 किलोमीटर, लगभग 4,800 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर मूव कर दिए। हिंद महासागर में अमेरिका का बेस है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया ईरान से करीब 4,700-800 किलोमीटर दूर है। और ये जो B-2 बॉम्बर है, ये एक बार में 11,500 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है एक बार में। मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त मेरे साथ जलजीडी बख्शी मौजूद है, मेरे साथ मनीष, मेरे सहयोगी इस वक्त इजराइल से मौजूद है। मनीष, स्वागत है आपका। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले क्विक टेक मनीष से मैं लेना चाहूंगा। मनीष,
अब अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग जानकारी आ रही है। इस वक्त इजराइल में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बढ़कर तो चर्चा आज यहाँ पर ये चल रही है कि क्या कुछ बड़ा आज की रात होने वाला है, और ख़ास करके B-2 बम वर्षक विमानों को लेकर जब से ये खबर आई है कि वो अमेरिका से उड़े हैं और डिएगो गार्सिया के पास जा सकते हैं, तो ऐसी चर्चा यहाँ भी है कि क्या उसके ज़रिए ख़ास करके ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया जा सकता है। तो जाहिर है कि आज की रात का इंतज़ार हर किसी को होगा। दूसरी बात है कि जो दूसरी चर्चा सबसे ज़्यादा यहाँ चल रही है कि अमेरिका डायरेक्टली कब इन्वॉल्व होगा, ट्रंप कब ऐलान करेंगे कि हाँ, हम भी इजराइल के साथ ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। ये दो चर्चा सबसे अधिक चल रही है। रही बात तीसरी, जो एक सवाल मैं लगभग सबसे पूछ रहा हूँ, खास करके हायर अथॉरिटी से, कि आखिरकार क्यों ईरान के मिसाइल यहाँ पर अटैक करने में कामयाब हो रहे हैं, तो उनका जवाब ये दिया जा रहा है कि देखिए, जिस संख्या में मिसाइल दागे गए, मतलब 450 के करीब ईरान ने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल कुल मिलाकर दागे हैं, तो उसमें से इनका कहना है कि उसके 10% से भी कम आकर गिरे हैं। तो इनके हिसाब से वो एक अच्छा परफॉर्मेंस है, और जाहिर है जनरल बख्शी इस बात पर कुछ विस्तार से बता भी सकते हैं। लेकिन इनका मानना है कि इजरायली एयरफोर्स और उनके डिफेंस सिस्टम तुलनात्मक तौर पर अच्छा कर रहे हैं जितना इन्होंने सोचा था। तो भले ही पूरी दुनिया में ये चर्चा चल रही हो कि इजराइल पर हमले हो रहे हैं, इजराइल दहल रहा है, लेकिन इजराइल की नज़र में उनको लग रहा है कि ईरान के मिसाइलों का ठीक ठाक जवाब इनके डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स दे रही है। ठीक है, मनीष आप मेरे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा यहाँ पे डिएगो गार्सिया वाली खबर दिखाइए। बख्शी सर के पास में चलूंगा। बख्शी सर, 30% 30% ऑफ द स्क्वाड्रन B-2 बॉम्बर्स की इस वक्त डिएगो गार्सिया की तरफ मूव की गई है। उनके साथ करीब 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स, और बड़ा वाइटल इंफॉर्मेशन यह है कि जब इन विमानों ने टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद रिफ्यूलिंग हुई। इसका मतलब यह है कि इन विमानों में पेलोड ज्यादा है, यानी वॉर वेपन्स ज्यादा है। हो सकता है GBU-57 जो फोर्डो पर अटैक करने की जिसकी चर्चा है वो भी इसमें हो। बख्शी सर, ये क्या इंडिकेटिव है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, जो डेविड पेट्रोस हैं, जनरल डेविड पेट्रोस, फॉर्मर आर्मी कमांडर, वो इराक में थे और फिर डायरेक्टर CIA बने। उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये जो 2 हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने मांगे हैं, ये हमारे एसेट्स को मिडिल ईस्ट में जाने का जो टाइम लगेगा उसको लेकर हैं। लॉजिस्टिकल बैकअप और ये सब जो है, ये हमको वहाँ मिडिल ईस्ट में पहुँचाने हैं। इसका मतलब दी प्लान टू जॉइन इजराइल इन अटैक ऑन ईरान वो बिल्कुल ऑन है, वो उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हुई है। कर्नल मैकग्रेगोर, जो कि एक और बड़े अच्छे ऑब्जर्वर हैं ऑफ पेंटागन, वो भी कह रहे हैं कि उनके सूत्र पेंटागन में कह रहे हैं कि हमला तो होकर रहेगा। सवाल ये है कब होगा। और ये जो आपने इंडिकेशन दी है इन बॉम्बर्स की, और कि उनको एकदम उड़ते ही रिफ्यूल किया गया, वेरी क्लियरली इट इज़ एन इंडिकेशन कि वो बॉम्ब लोड लेकर उड़े हैं। क्या वो ऑल द वे जाएंगे और आज ही रात अटैक कर देंगे, या फिर वो डिएगो गार्सिया में लैंड करेंगे और वहाँ से ऑपरेशन माउंट किया जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। इसके बारे में लोग बहुत नेचुरली बहुत टाइट लिप्ड होंगे और कोई भी लीकेज इस पे होना मुश्किल है। लेकिन द फैक्ट दैट वी नो दिस मे बी एन इंडिकेशन कि आज रात को नहीं हो रहा, आज रात को नहीं हो रहा। नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता, और पता जब चलता जबकि वो बॉम्ब फटने शुरू हो जाते। इतनी क्लासिफिकेशन रखी जाती है ज़रूर इस टाइप ऑफ ऑपरेशनल डिटेल्स के अंदर। इस 2 हफ्ते के बीच के अंदर ये इमिनेंट है, ये तो तकरीबन अब जग जाहिर हो गया है। वेदर इट विल हैपन टुनाइट और टुमारो नाइट, वील हैव टू वेट एंड वॉच। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि यहां से करीब 44 घंटे के आसपास लग सकते हैं, 40 घंटे के आसपास लग सकते हैं, अगर इफ दे डोंट गो वेरी फास्ट। यानी आज या कल रात में हमला हो सकता है, ऐसा तो नहीं दिखता, उसके बाद जरूर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब लेट्स सी
आगे क्या होगा। लेकिन इस वक्त बख्शी सराफ और मनीष मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त अमेरिका की सबसे घातक बम वर्षक ईरान के पास मौजूद हैं, यूएस बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हैवी पेलोड के साथ B-2 बॉम्बर्स, पेलोड यानी बहुत हैवी वेपनरी के साथ B-2 बॉम्बर्स उड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे विनाशकारी युद्ध का संकेत मान रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो 14 दिन ईरान इजराइल युद्ध से दूर रहने वाले हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से आज जो मूवमेंट हुई है उसमें ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की आहट सुनाई दे रही है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिससे कि ये कहीं से भी रेडार की पकड़ में ना आए, ये कहीं से भी एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है। अमेरिका के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से अचानक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने उड़ान भरी। रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बॉम्बर्स के साथ एयरफोर्स के 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो हवा में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इन्होंने तुरंत रिफ्यूलिंग भी की है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के उड़ान भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 6 बॉम्बर भेजे गए हैं। यह मिशन सामान्य बॉम्बर रोटेशन से हटकर एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक संकेत देता है। जब इन्होंने हूती पर हमला किया था मार्च अप्रैल में, तब 6 B-2 बॉम्बर्स डियागो गार्सिया बेस पहुंचे थे। सवाल है कि जब अमेरिका अभी युद्ध से दूर दिख रहा है तो उसने अचानक पश्चिम एशिया के लिए B-2 बॉम्बर्स क्यों रवाना कर दिए? इसका जवाब ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है, जिसे परमाणु किला भी कहा जाता है। यह प्लांट पहाड़ों के काफी अंदर और जमीन से 30 फीट नीचे है, जिसे तबाह करने के लिए जरूरी बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका के इस बंकर बस्टर बम का नाम है GBU-57, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस एयरक्राफ्ट पर लोड हो सकता है। सिर्फ फोर्डो को तबाह करने के लिए इसी बम की जरूरत है। GBU-57 का प्रहार 200 फीट नीचे तक होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, B-52 बॉम्बर में स्टेल्थ क्षमता नहीं होती है। यह अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसमें एक डर है कि ईरान उसे हवा में मार सकता है, जबकि B-2 स्टेल्थ शक्ति से लैस है। इसे ईरान के डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकते, इसीलिए B-2 बॉम्बर भेजे जाने की रिपोर्ट है। इस बॉम्बर के जरिए फोर्डो प्लांट को ध्वस्त करने के लिए एक नहीं कई बम गिराने होंगे, और वो भी लगातार कई दिनों तक गिराने पड़ सकते हैं। इजराइल ने कई बार इस परमाणु प्लांट को टारगेट किया है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है, तो उसने अपने दोस्त अमेरिका से मदद मांगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घातक बम वर्षक भेज दिए हैं। ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा या नहीं, यह आगे पता चलेगा, लेकिन इसकी उड़ान की खबर ने दुनिया को भयभीत कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर डियागो गार्सिया बेस पर तैनात रहेंगे। हिंद महासागर में अमेरिका का यह बहुत बड़ा बेस है। इस बेस से ईरान की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। यहां से ईरान पर बिना किसी रुकावट के सीधे अटैक किया जा सकता है। पश्चिम एशिया और एशिया में अमेरिकी ऑपरेशन के लिए यह अहम बेस है। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया जैसे अभियानों में इसी एयरबेस से हवाई हमले ऑपरेट किए। B-2 बॉम्बर भेजने के पीछे एक अनुमान यह भी है कि अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकती है। इसका मकसद इजराइल और ईरान संघर्ष की स्थिति में वैकल्प तैयार रखना है। लेकिन डियागो गार्सिया जैसी फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनाती तभी की जाती है जब मामला अति संवेदनशील हो। बख्शी सर, मेरे मन में एक डाउट है और आप इसको भली भांति हमें समझा सकते हैं। डियागो गार्सिया 4500 किलोमीटर दूर है, 4800 ईरान से। अभी अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ यह है कि उसके जितने भी डिफेंस बेसेस हैं वो सब ईरान की जद में है, गल्फ कंट्रीज में, सब के सब। लेकिन ईरान के पास एक भी ऐसा मिसाइल नहीं है जो 4500 किलोमीटर दूर तक अटैक कर पाए। क्या यह भी एक वजह हो सकती है कि डियागो गार्सिया में उन्होंने अपने इतने सारे बॉम्बर्स रख दिए हैं जिससे कि ईरान के ऊपर प्रेशर बरकरार रहे, और अपने दूसरे बेसिस से जो हम खबर दिखाने वाले हैं, अमेरिका अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको मूव कर रहा है। मेरा सवाल आपसे है बख्शी साहब। हेलो, क्या हो गया? हाँ, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने अटैक्स किए थे हौती के यमन के अंदर, वो भी डियागो गार्सिया से जाके अटैक्स माउंट किए गए थे। जब आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं अमेरिकन बेस से डियागो गार्सिया तक, तो मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली इनटू एक्शन भेजा जाएगा। वहाँ जाके रुकेंगे और फिर वहाँ से उड़ेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
कि कई अपने जो बड़े जहाज हैं C-130 वगैरह वो बहरीन के एयरबेस और बाकी सारे एयरबेस जो ईरान की मिसाइल्स की जद में है 2000 किलोमीटर की रेंज तक, उनको वहां से हटाया जा रहा है कि अगर ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करता है तो वो इन मिडिल ईस्टर्न अमेरिकन बेसिस के ऊपर होंगे। वहां से जो भी फालतू एयरक्राफ्ट हैं नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर बैटल, उनको क्लियर किया जा रहा है ताकि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। ये जो बॉम्बर्स हैं, याद रहे निशांत, ये 13,600 किलो का जो आपका GBU-57 बॉम्ब है, जिसको बोलते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये जो है 16,200 किलो का एक बॉम्ब है। एक B-2 बॉम्बर 2 बॉम्ब्स ले जा सकता है, ठीक है। और मेरा ख्याल 2 से कहीं ज़्यादा चाहिए होंगे, जो कि बॉम्ब के क्रेटर में बॉम्ब डाले जाएंगे ताकि वो पेनिट्रेट कर पाएँ जाके अल्टीमेटली जो टनल्स हैं जहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा तो हिसाब यह है कि इनको स्टेज फॉरवर्ड किया जा रहा है टू द दीगो गार्सिया बेस, जो कि लॉन्चिंग बेस होगा। हुक्म मिलने पर वहाँ से छोटी फ्लाइट है, रिलेटिवली छोटी फ्लाइट है, और पायलट्स के ऊपर इतना स्ट्रेन या थकान नहीं होगा लॉन्ग फ्लाइट का। लॉन्ग फ्लाइट के बाद नॉर्मली आप ऑपरेशनल पायलट्स को रेस्ट देना चाहेंगे बिफोर यू थ्रो देम इनटू एक्शन। अंडरस्टूड। बख्शी सर, मुझे बताया गया था कि आपको कहीं जाना है आज, बट स्टिल यू फाउंड टाइम फॉर अस। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊँगा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सिर्फ B-2 बॉम्बर ही नहीं, ईरान के खिलाफ अमेरिकी वायुसेना की हलचल पश्चिम एशिया में बहुत बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में US एयरफोर्स की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। इसका पता सैटेलाइट तस्वीरों से चला है। और सऊदी क्यों? सोचिए जरा, सऊदी क्यों? उसके पीछे की वजह है कि सऊदी अभी इनका सबसे ट्रस्टेड अलाय है। सऊदी अरब में रियाद के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में 22 रिफ्यूलिंग टैंकर उतारे गए। एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। इस बेस पर 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट एक्शन मोड में है। और सऊदी इसलिए क्योंकि ये सऊदी को एक तरीके से प्रोडक्शन देने की भी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सऊदी को भी ईरान से खतरा है, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं। रिपोर्ट है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 22 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद हैं, 53 F-16 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं, 10 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ये तैयारी बताती है कि सऊदी अरब में अमेरिका की गतिविधि तेज हुई है। पश्चिम एशिया के 1-2 नहीं बल्कि 19 देशों में अमेरिका के बेसेस हैं। 50,000 सैनिक अलग अलग जगह तैनात हैं। इराक में असद एयरबेस और अल हरीर एयरबेस है। तुर्की में इजमीर एयरबेस है। UAE में अल धफरा एयरबेस है। ओमान में थ्रुमेट एयरबेस है। कतर में अल उदीद एयरबेस है। बहरीन में नौसेना सहायता केंद्र और कुवैत में कैंप अरीफस्वान। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। जॉर्डन में मुवक्फाक सॉल्टी एयरबेस है और इजराइल में साइट 512 है। इसके अलावा मिस्र और सीरिया में अमेरिका की सैन्य टुकड़ियां मौजूद हैं। कुल 50,000 से ज़्यादा सैनिक ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं मिडल ईस्ट में अमेरिका के। तैयारी सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स की नहीं बल्कि समंदर में भी है। नौसेना का मूवमेंट लगातार हो रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ाई जा रही है, किसी विनाशक जंग के संकेत दे रही है। अमेरिकी नेवी के बड़े अधिकारियों का दावा है USS जेरार्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिका से ने रवाना कर दिया है, जो वर्जीनिया से यूरोप के रास्ते में है। यानी अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया के नजदीक पहले से ही USS निमित्ज, USS कार्ल विंसन तैनात हैं। समुद्री इलाकों में इजराइल की नेवी इजराइल के लिए अमेरिकी नेवी सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। भूमध्य सागर में 5 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई है ताकि ईरान की मिसाइलों को रास्ते में नष्ट किया जा सके। जंग से पहले पूर्वी भूमध्य सागर में सिर्फ 1 डिस्ट्रॉयर मौजूद था। पूर्वी भूमध्य सागर में 5 अमेरिकी वॉरशिप भी खड़े हैं। भूमध्य सागर में इस वक्त USS थॉमस हेडा, USS ऑस्कर ऑस्टिन, USS अलेक बुर्के, USS पॉल इंस्टीन, USS द सुलिवान्स डेरा डाले हुए हैं। लाल सागर में USS टेक्सटन मौजूद है। स्विस नहर में USS फॉरेस्ट शेरमैन तैनात है। फारस की खाड़ी में USS प्रिंसटन, ओमान की खाड़ी में USS कार्ल विंसन खड़े हैं। तो उधर अरब सागर में USS वेन ई मेयर, USS स्ट्रेट और USS मिलियस डेरा डाले हुए हैं। ट्रंप एक तरफ B-2 बॉम्बर की उड़ान से ईरान को डराना चाहते हैं, तो दूसरी ओर ईरान पर बड़ा हमला करने का हवा बनाकर दबाव भी बनाने की कोशिश है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को नया प्रस्ताव भेजा है। ध्यान से देखिएगा,
ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जंग के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका का नया प्रस्ताव सामने आया है। ध्यान से देखिए, अमेरिका ने कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से खत्म करे। अमेरिका ने कहा है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल प्रोडक्शन को बंद करे। अमेरिका ने कहा है कि ईरान अपने सभी परमाणु ठिकानों को खत्म करे। अमेरिका ने ईरान को धमकी भी दी है कि प्रस्ताव न मानने पर गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने की पूरी यहां पर संभावना। यह बड़ी खबर N12 न्यूज के हवाले से। अब सुनते हैं ट्रंप का एक बयान। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माना है कि भीषण जंग के बीच अमेरिका आज भी ईरान से बैकडोर चैनल के जरिए बातचीत कर रहा है। सीधे में चलता हूं, मनीष मेरे सहयोगी तेल अवीव से इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, क्या इनपुट आ रहा है? जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक इजराइल में जो लॉबीज हैं वो बहुत एक्टिव हैं। वो नहीं चाहती हैं कि ट्रंप 2 हफ्ते का वक्त लें। वो नहीं चाहते हैं कि ईरान को 2 हफ्ते का और रोप मिले। वो चाहते हैं क्विक एक्शन हो, क्योंकि ईरान के हमलों के बाद इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओवरवेल्म हो गया है। देखिए, 2 हफ्ते तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। उस हिसाब से देखें तो खबर आ रही है कि ट्रंप जो वीकेंड की छुट्टी पे गए थे वो छुट्टी खत्म करके दोबारा वाइट हाउस आए हैं। तो हो सकता है अगले कुछ घंटे में कोई बड़ा फैसला आपको देखने को मिले। दूसरी बात है कि ये ट्रंप की एक डिसेप्शन टैक्टिक्स भी है। जैसे कि पहले वो कह रहे थे हम बात करेंगे और अचानक इजराइल ने हमला कर दिया। उसी तरह से जब वो 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि हो सकता है कि 2 दिन के भीतर भी कुछ हो जाए। हाँ, इजराइल तो उम्मीद कर ही रहा है। इजराइल तो उम्मीद कर रहा है कि 2 हफ्ते छोड़िए 2 घंटे के भीतर ज्वाइन कर ले, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक राउंड जितना कुछ इजराइल को करना था, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इजराइल के पास था, वो सब का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। देखिए, कुल मिलाकर ईरान के पास 3000 से अधिक मिसाइल हैं। 450 मिसाइल करीब उन्होंने इजराइल में दागे हैं। वहीं दूसरी तरफ 500 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिसाइल है जिसको कि इजराइल ने ईरान में ख़त्म कर दिया है। तब भी अभी कुल मिलाकर 2000 प्लस मिसाइल उसके पास है। तो वैसी स्थिति में एक बार इजराइल और अमेरिका को कंबाइंड फोर्स के साथ इतने अटैक करने होंगे जिसमें कि कम से कम मिसाइल ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाए। एक जो पैटर्न आपने देखा होगा कि शुरू में जो 200-300 मिसाइल से प्रहार किया गया था, अब उसकी संख्या एकदम घट गई है। अब वो 20-30 से है। तो इसका मतलब यह है कि ईरान भी इस बात को समझ रहा है कि अगर सारे मिसाइल एग्जॉस्ट हो गए तो फिर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त लड़ाई को वो कैसे रोक पाएंगे। एक आखिरी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बमवर्षक विमान डिएगो गार्सिया से उड़े या कहीं और से उड़े। एक बार जब लड़ाई शुरू होगी तो ईरान निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेस को टारगेट करेगा। ये बात अमेरिका को पता है। बस अमेरिका केवल एक अपना कहें तो पर्ल हार्बर मोमेंट की तलाश में है, ताकि ट्रंप को एक बहाना मिल जाए अपने मागा समर्थकों के लिए कि अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। इस युद्ध में हमारी दूसरी फिक्र न्यूक्लियर विध्वंस पर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इजराइल ने प्रण लिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देगा। इसी प्रण को पूरा करने के लिए इजराइल की एयरफोर्स ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर पहले दिन से ही भीषण अटैक कर रही है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आईडीएफ ने आज भी ईरान के इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया है। सोचिए, 9 दिन में यह दूसरी बार है जब इजराइल ने इस्फहान पर मिसाइल वर्षा की है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने इस हमले की पुष्टि की है। इस्फहान से फिलहाल किसी तरह का रेडिएशन का खतरा नहीं है, लेकिन इजराइल ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर 9 दिन में 2 बार बड़े हमले कर चुका है। 14 जून को भी इजराइल ने अटैक किया था। इसीलिए सवाल है, इस्फहान की तबाही इजराइल के लिए इतना मायने क्यों रखती है? ईरान ने इस्फहान परमाणु प्लांट को इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है। इस प्लांट में फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी शामिल है, जो यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदलता है। ये मशीनें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को तेजी से घुमाकर यूरेनियम 235 और आइसोटोप को यूरेनियम 238 से अलग करती है। इसके अलावा ईरान यहाँ संवर्धित यूरेनियम को स्टोर भी करता है। IAEA ने 2022 में बताया था कि इस्फहान में सेंट्रीफ्यूज के पुर्जे बनाने की फैसिलिटी भी है। यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग चीफ राफेल ग्रॉसी ने इस्फहान परमाणु प्लांट की पहचान ईरान की बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी के तौर पर की है। उनके अनुसार ये बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। इजराइल इसीलिए इस्फहान प्लांट को हर हाल में नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन इजराइल के टारगेट पर सिर्फ इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है,
9 दिनों के इस युद्ध में इजराइल ने ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की कोशिश की। इसमें नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल है और वो फोर्डो साइट को भी बर्बाद कर देना चाहता है। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से भी हमारे पास आज एक ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली खबर है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के पास आज एक बड़ा भूकंप आया है। यह भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके झटके वहां से कई किलोमीटर दूर तेहरान तक महसूस किए गए। फोर्डो प्लांट के पास 5.1 की तीव्रता का भूकंप आने से समझिए कि पूरा ईरान थर्रा गया। फोर्डो प्लांट के पास आए भूकंप की पुष्टि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हुई है। फिर ईरान के ही एक ब्लॉगर ने एक हैरान करने वाला दावा किया। इस दावे से इजराइल और अमेरिका तक बेचैन हो उठे। इस ईरानी ब्लॉगर ने दावा किया है कि फोर्डो में भूकंप असल में IRGC की वजह से आया। IRGC यहां सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। इस दावे में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन इस फोर्डो प्लांट के बारे में हमें जो पता है वो यही है कि इस प्लांट को ईरान के कोम शहर के पास एक पहाड़ी के काफी अंदर बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि ईरान के इस प्लांट में 60% तक शुद्ध यूरेनियम तैयार हो चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्ध यूरेनियम चाहिए और ईरान ये लक्ष्य हासिल करने में बस चंद कदम की दूरी पर है। इसीलिए इजराइल यहां कमांडो ऑपरेशन भी चलाने पर मंथन कर रहा है, क्योंकि इजराइल के पास जो बंकर बस्टर बम है उनसे फोर्डो प्लांट को नष्ट किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फोर्डो की तबाही के लिए अमेरिका से GBU-57 बम मिलना फिलहाल दूर की कौड़ी जैसा है, क्योंकि आज ही फोर्डो परमाणु अड्डे पर ट्रंप ने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल फोर्डो को अकेले ध्वस्त करने में सक्षम नहीं है। इजराइल के पास वहां पर हमले की सीमित क्षमता है और फोर्डो को नष्ट करने के लिए इजराइल को अमेरिका की मदद लेनी ही पड़ेगी। इन तमाम परमाणु गतिविधियों को देखते हुए इस युद्ध में हमारे कुछ गंभीर सवाल हैं। इजराइल जिस तरह ईरान के सभी परमाणु प्लांट को बारी बारी से हिट कर रहा है, क्या ईरान में रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है? अगर ईरान के सभी परमाणु ठिकाने बर्बाद हो गए तो ईरान इजराइल से इस बड़े नुकसान का बदला किस तरह लेगा? क्या ईरान जैसे को तैसा जवाब देने के लिए इजराइल के परमाणु ठिकाने को बर्बाद कर सकता है? ईरान इस कोशिश में बराबर लगा हुआ है। 2 दिन पहले इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट में खतरे का सायरन भी बजा था। डिमोना के आसपास ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें भी गिरी थी। इजराइल में डिमोना न्यूक्लियर साइट की नींव 1960 में पड़ी थी। कहा जाता है कि इजराइल तभी से इस फैसिलिटी में घोषित दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर चुका है। ईरान को एक तरफ अपने परमाणु ठिकानों की तबाही का डर है, तो दूसरी ओर इजरायली खेमा ये खबरें भी प्लान कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी को अपनी मौत का डर सता रहा है। तो यह भी जा रहा है कि वो ईरान छोड़ चुके हैं। इजराइल की ओर से यह थ्योरी क्यों चलाई जा रही है? आज इस थ्योरी को ज्यादा हवा कहां से मिली, अब यह भी देख लीजिए। फिर आपको पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सबसे बड़ी जंग की तैयारी भी दिखाएंगे। असल में इजराइल बीते 3 दिन से लगातार ईरान में वहां पर हमले कर रहा है जहां के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी सुरक्षित एक बंकर में छिपे हैं। कल रात भी इजराइल ने खमेनी के ठिकाने पर हमला किया। यह हमला लाविजान में हो रहा है। लाविजान में मिलिट्री बंकर पर आईडीएफ ने कल रात एयर स्ट्राइक की, मिलिट्री बंकर को तबाह किया था। इजराइल खमेनी की तलाश में ही सीक्रेट ठिकानों पर हमले तेज कर चुका है। उधर आज यह भी खबर आई है कि खमेनी ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बना ली है। वह भरोसेमंद सहयोगियों के जरिए बातचीत कर रहे हैं और खमेनी ने आज ये तक ऐलान कर दिया कि वो अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके 3 करीबियों में से कोई एक उनकी जगह लेगा। ये चेहरे कौन हो सकते हैं? खमेनी के करीबियों को भी जान लेते हैं। खमेनी के करीबी अली रेजा राफी नई तकनीक अपनाने के हिमायती माने जाते हैं। अली असगर हिजाजी राजनीतिक सुरक्षा मामलों के मंत्री, इनके पास ईरानी खुफिया विभाग की जिम्मेदारी है। हासिम हुसैनी बुशरी प्रमुख धर्मगुरु के तौर पर पहचान रखते हैं, विशेष सभा के पहले उप प्रधान भी हैं। अली अकबर विलायती ईरान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। यूएसए परमाणु प्रोग्राम पर बात में शामिल। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में मुज्तबा खमेनी का नाम नहीं है। मुज्तबा खमेनी सुप्रीम लीडर के बेटे हैं। राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद संभावित उत्तराधिकारी वाली लिस्ट से गायब है। ईरान इस समय इजराइल पर भीषण हमले कर रहा है। जानकार कह रहे हैं कि युद्ध में फिलहाल ईरान का अपर हैंड है। ऐसे में जंग के 9वें दिन सुप्रीम लीडर ने यह फैसला क्यों लिया? इसकी पहली वजह, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, खमेनी को हत्या का डर सता रहा है, क्योंकि कल ही तेल अवीव के अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल ने रक्षा मंत्री ने कहा था कि खमेनी इस विनाश की जड़ में है और उनका अंत जरूरी है।
इससे पहले खुद नेतन्याहू अपनी फोर्स को खमनेई की हत्या की मंजूरी दे चुके हैं। 3 दिन पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि उन्हें मालूम है कि खमनेई कहाँ छिपे, लेकिन उस ठिकाने पर अमेरिका अभी हमला नहीं करेगा। उस समय कहा तो यह भी जा रहा था कि ट्रंप ने ही खमनेई की हत्या पर इजराइल के सामने वीटो लगा दिया था। दूसरी वजह खमनेई का इजराइल के विरुद्ध ऐलान जंग। खमनेई कई बार कह चुके हैं ईरान जंग में पीछे नहीं हटेगा, सरेंडर नहीं करेगा, भले ही इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। खमनेई के समर्थक कह रहे हैं कि इसीलिए सुप्रीम लीडर ने जिंदा रहते हुए 3 संभावित उत्तराधिकारियों से दुनिया का परिचय करा दिया। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जो विदेशों में रहकर ईरान में आंदोलन की आग को सुलगा रही थी, और वो जो टीम थी वो कह रही है कि इजराइल ने हमला करके खमनेई के प्रति एक सिंपैथी वेव जागृत कर दी है ईरान में। तेल अवीव से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, अगर मैं बात इजराइल की करूं, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने बता दिया, लेकिन इजराइल के अंदर हर दिन हमले हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तेल अवीव पे अटैक करने की कोशिश की, जो कि हवा में उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्या यह लॉजिकल नहीं है कि लीडर ऑफ द पैक को हिट करो और उसके बाद पूरी टीम का मॉरल कमजोर करो, जैसा कि हिजबुल्लाह के साथ किया, जैसा कि हमास के साथ किया? क्या यह स्ट्रैटेजी इजराइल नहीं अपनाएगा? इजरायल यही स्ट्रेटजी अपना रहा है इस युद्ध में भी। इससे पहले हमास के मामले में भी किया गया था, हिजबुल्लाह के मामले में भी किया गया और ईरान में भी किया गया। यही वजह है कि आप देखिए कि 13 जून को जब IRGC के चीफ को ख़त्म किया, ईरान के आर्मी चीफ को मारा, एयरफोर्स चीफ को मारा, तो उसके पीछे की स्ट्रेटजी यही थी। हाँ, खमनेई को उस समय इसलिए नहीं टारगेट किया गया क्योंकि अचानक अगर खमनेई को टारगेट करते, देखिए खमनेई का एक परिचय ये भी है कि वो 86 साल के हैं। 40 साल से वो अमेरिका और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और अमेरिका विरोध का एक प्रतीक है। दुनिया के बहुत सारे देश उनको एक लीडर के तौर पर मानते भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब ईरान गए थे तब भी उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। और ईरान के स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात हो या ईरान को इतनी ताकतवर बनाने में उनकी लीडरशिप रही है। तो मुझे लगता है कि एक बात जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, जो इजरायली कहते हैं या जो वेस्टर्न मीडिया कहती है कि खमनेई डर गए। डरेगा क्या बंदा जो 86 साल का हो गया है, उसे पता ही है कि 2-4 साल में मरना ही है। ऐसी स्थिति में अगर वो इजराइल के द्वारा या अमेरिका के द्वारा मारे जाता है तो वो शहीद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि खमनेई ने ये एक स्ट्रेटेजिक विजन के तहत अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया। अच्छा, और ट्रेजेडी भी देखिए, अगर अमेरिका में डेजिग्नेटेड सर्वाइवर का प्रोविज़न है कि अगर राष्ट्रपति मारा गया तो उपराष्ट्रपति मारा गया तो स्पीकर और उसके बाद दूसरे जो और सीनियर मोस्ट लीडर हैं, लेकिन अगर वही काम खमनेई करे तो खमनेई कैसे डर जाएंगे? खमनेई ने भी ये सोचा कि अगर उनको मार दिया गया तो उसके बाद ईरान को कौन लीड करेगा, फिर उसको मार दिया गया तो उसके बाद ईरान को कौन लीड करेगा। एक आखिरी लाइन में जोड़ दूं, अगर 0% इनरिचमेंट और वॉर में से किसी एक को चुनना होगा तो मुझे लगता है कि ईरान की रिजीम वॉर चुनेगी, ना कि 0% इनरिचमेंट चुनेगी। वेल सेड मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, एंड प्लीज स्टे सेफ। मनीष और कैमरामैन रोहित इस वक्त आपके सामने ये रिपोर्टिंग कर रहे थे इजराइल से। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर इजराइल का बड़ा अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर इजराइल का अटैक। इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है, ये अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरान में अभी अभी इजराइल का भीषण अटैक हुआ है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया गया है। ईरान के खुजस्तान में IDF की बम वर्षा। जंग के 9वें दिन ईरान ने एक बार फिर इजराइल और के तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया है। तेल अवीव में भीषण तबाही मचाने के मकसद से एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई, लेकिन वक्त रहते इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे हवा में ही नाकाम कर दिया। लेकिन हाइफा में हुए हमलों को रोकने में इजराइल की आर्मी नाकाम रही है। वहां हुए हमलों में इजराइल को भारी नुकसान की खबर है। 2 स्ट्रैटेजिक पोजीशन और एक ऐतिहासिक मस्जिद पर चोट साफ ही नुकसान साफ देखा जा सकता है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली है तेल अवीव के आसमान में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इस घातक मिसाइल को नष्ट करने के लिए IDF ने 2 इंटरसेप्टर की मदद ली। अगर ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर जाती तो इजराइल को भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि हाइफा का नुकसान इजराइल नहीं रोक पाया। तस्वीरों में देखिए, ईरान के हमलों के बाद वहां एक इमारत के पास धूल का गुबार उठता नजर आ रहा है। खबर है कि इजराइल की 2 स्ट्रैटेजिक पोजीशन को निशाना बनाकर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया।
जंग की शुरुआत से ही तेल अवीव और हाइफा ईरान के निशाने पर है। तेल अवीव को आप इजराइल की लाइफलाइन कह सकते हैं। इजराइल की पूरी सरकार वहीं से ऑपरेट करती है और इस युद्ध की रणनीति भी वहीं से बनाई जा रही है। इसीलिए ईरान लगातार वहां मिसाइलें दाग रहा है। उधर हाइफा एक पोर्ट सिटी है और रणनीतिक लिहाज से इजराइल के लिए काफी अहम भी। वहां से इजराइल का समुद्री रास्ते से कारोबार भी होता है और अगर जंग की सूरत में हथियारों की जरूरत पड़ी तो हवाई रास्ते के अलावा दूसरा यही मार्ग है जिससे इजराइल तक विदेशी हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। इसीलिए ईरान लगातार हाइफा पर हमले कर रहा है ताकि वहां इतना नुकसान पहुंचाया जा सके कि इजराइल चाहकर भी विदेशी मदद ना मांग सके। ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज ने हाइफा पोर्ट का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और यही काम रशिया ओडिशा में कर रहा है यूक्रेन के। देखिए, एक के बाद एक लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से और वो ठीक हमारे यहाँ पर जब जेरूसलम में हम मौजूद हैं और तब आसमान में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और ये हालत है यहाँ पर। देखिए कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं और वो जेरूसलम के आसमान से होते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। जिस वक्त इस जगह पर हमला हुआ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जब हमला हुआ था उस वक्त TV9 की टीम जेरूसलम में मौजूद थी और उस वक्त TV9 के कैमरे पर हमने उन ईरानी मिसाइलों को रिकॉर्ड किया था जो मिसाइल आकर यहाँ गिरे थे। तो जेरूसलम से होते हुए वो मिसाइल यहाँ तक पहुँचे और फिर सीधे आकर यहाँ पर पिन पॉइंट एक छोटी सी बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली जो छोटी सी बिल्डिंग है उसको हिट करने में उस ईरानी मिसाइल को कामयाबी मिली। ये है हाइफा शहर और इस हाइफा शहर की ये है वो ऊंची बिल्डिंग। रोहित, जरा इस बिल्डिंग को दिखाइए। देखिए, अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जब कुछ घंटे पहले ईरान के मिसाइल इस ऊंची बिल्डिंग और ये जो क्लॉक टावर के ठीक बीच में जो वो ध्वस्त हुई 2-3 मंजिला इमारत है जो सरकारी बिल्डिंग है उसको टारगेट किया गया था। मतलब वो पोर्ट के एकदम करीब में आकर यहाँ पर टारगेट हुआ था। मदद मांगने की नौबत ईरान को पड़ सकती है। सोचिए क्या आयरनी है। कितने इस्लामिक देश हैं, कोई खुलकर ईरान की मदद नहीं कर रहा है। 13 जून को शुरू हुई इस जंग के 9 दिनों के अंदर इजराइल ने तेहरान का नक्शा बदल दिया। हालांकि इजराइल के हमलों का जवाब देने में ईरान पीछे नहीं है, लेकिन सटीकता और इंटेलिजेंस वॉरफेयर में इजराइल काफी आगे नजर आ रहा है। जंग के पहले दिन इजराइल ने अपने सटीक हमलों से ईरान के सेना प्रमुख IRGC के चीफ और वहां के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया था। अब इजराइल ने एक बार फिर खमने के टॉप ब्रेन पर अटैक किया है। इजराइल के ताजा हमलों में ईरान के ड्रोन आर्मी के चीफ अमीन पोर ज़ौदगी मारे गए। इसके अलावा इजराइल ने IRGC के कुद्दस फोर्स में फिलिस्तीन डिवीजन के चीफ सैयद इज़ादी को भी मार गिराया है और इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ा झटका IRGC के वेपन ट्रांसफर यूनिट के हेड बेहनाम शहरियारी को मार कर दिया है। इन हमलों से इजराइल ने एक बार फिर ईरान को यह साफ संदेश दिया है कि उसके पास सिर्फ हथियारों की मार नहीं, इंटेलिजेंस की धार भी है। उसी इंटेलिजेंस नेटवर्क के दम पर नेतन्याहू ने 13 जून की रात तेहरान की दीवारों को लांघने का दुस्साहस किया और अब उसी इंटेलिजेंस की बदौलत ये 3 कमांडर मारे गए। ईरान के मौजूदा हालात में ये तीनों कमांडर खमने के लिए बहुत अहम थे। जरा इनकी काबिलियत के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीन पोर ज़ौदगी की। ये ईरान की सेना का वो कमांडर था जिसके आदेश पर और उसकी प्लानिंग के हिसाब से ही हर एक ड्रोन उड़ान भरता था। ईरान के अहवाज शहर से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन अटैक करवाने में इसी कमांडर का हाथ था। यह IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प का 2nd UAV ब्रिगेड का हेड था और अमीन पोर ज़ौदगी को आप ईरान की ड्रोन आर्मी का ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ईरान से उड़ान भरने वाले हर ड्रोन का प्लान इसी कमांडर के दिमाग से निकलता था। इसके अलावा इजराइल ने खमने की वफादार आर्मी IRGC के 2 और कमांडरों को मारकर बड़े झटके दिए हैं। इनमें पहला नाम है सईद इज़ादी का और दूसरा नाम है बेहनाम शहरियारी का। सईद इज़ादी हमास का हैंडलर था और 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमले किए थे उसके लिए हथियार और पैसा सईद ने मुहैया करवाया था, जबकि बेहनाम शहरियारी उन संगठनों को हथियार और पैसे मुहैया करवाता था जो इजराइल के अंदर से उसे नुकसान पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन अब ये दोनों भी इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं और दावा है कि बेहनाम शहरियारी को इजराइल ने 1000 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाकर मारा। तो कुल मिलाकर ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें हैं, तो इजराइल के पास पुख्ता इंटेलिजेंस और सटीक हमला करने की क्षमता।
दोनों ही एक दूसरे के हमलों का ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि ईरान में हुए हमलों में अब तक 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 1000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि ईरान ने इंटरनेट बंद कर रखा है, तो वहाँ के लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कहाँ जाए, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कहाँ छुपे हैं। जबकि इजराइल का दावा है कि ईरान के हमलों में उसके 25 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं, क्योंकि इजराइल ट्रेडिशनली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर घर में, हर सोसाइटी में बड़े बड़े बंकर्स बनाने के इंतज़ाम हैं और मिसाइल आने से पहले सायरन एक्टिवेट हो जाते हैं और लोग बंकर्स में छुप जाते हैं। कुल मिलाकर इस जंग में ईरान अपनी ताकत मिसाइलों में खोज रहा है, जबकि इजराइल अपने टारगेट्स को इंटेलिजेंस के दम पर लॉक कर रहा है। और यही फर्क इस जंग की नतीजा भी तय कर सकता है, क्योंकि जब किसी मुल्क की सैन्य कमान पर हमला होता है, उसके टॉप कमांडर टारगेट बनते हैं, तो सिर्फ लोग नहीं मरते बल्कि उस देश की रणनीति भी दम तोड़ देती है। 9 दिन की इस जंग में अब तक नुकसान दोनों का हुआ, लेकिन हालात देखकर कहा जा सकता है कि आगे की राह ईरान के लिए मुश्किल होने वाली है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही कूटनीतिक मोर्चों पर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन्स वाले युद्ध के अलावा एक और लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है डिप्लोमेसी की, इमेज बिल्डिंग की और वर्ल्ड ऑर्डर के नए दावेदारों की। इस मोर्चे पर अब 2 देश करीब आ चुके हैं, ये हैं चीन और रूस। पश्चिमी एशिया की ताज़ा हालात पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है। इन दोनों की बातचीत के केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इस बातचीत ने पूरी दुनिया को संकेत दिया है कि अमेरिका को दरकिनार कर अब रूस और चीन शांति के ठेकेदार बनने की कोशिश में है। इंटरेस्टिंग बात जानते हैं आप क्या है? पुतिन ने कहा है कि वो रोज ईरान से बात कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि चाइना की तरफ से लगातार ईरान को वेपन्स भेजे जा रहे हैं। ईरान पर इजराइल के हमलों को रूस ने यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया, तो चीन ने इजराइल से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की। लेकिन शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा कि दुनिया की बड़ी शक्तियों को आग बुझाने का काम करना चाहिए, ना कि आग लगाने का। ईरान इजराइल की इस जंग में सबसे ज़्यादा चिंतित चीन है। वो नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर यह जंग लंबी खिंचे, क्योंकि चीन ईरान से लगातार तेल खरीदता रहा है। उसके BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ईरान का एक अहम किरदार है। इतना ही नहीं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स में ईरान की एंट्री भी चीन के दबाव में हुई है। और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक चीन की रणनीतिक पहुंच ईरान से जुड़ी हुई है। सोचिए, आज असीम मुनी टर्की में और थोड़ी देर पहले ईरान के विदेश मंत्री भी तुर्की में। यानी अगर ईरान में जंग छिड़ती है और खमेनेई की सत्ता डगमगाती है, तो चीन की पश्चिम एशिया नीति ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। इसीलिए पुतिन के साथ मिलकर जिनपिंग ने अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ये मानकर चल रहा है कि ईरान पर इजराइल को हमलों के लिए भड़काने के पीछे ट्रंप का ही हाथ है। बड़ी खबर, रात में इमरजेंसी मीटिंग लेंगे नेतन्याहू। ब्रेक करिए जरा। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ नेतन्याहू की बैठक। नेतन्याहू को युद्ध के ताजा हालात पर प्रेजेंटेशन देंगे सैन्य अधिकारी। तुर्की के प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को हिटलर कहा। बड़ी खबर, हिटलर ने 90 साल पहले दुनिया को जलाया था, एर्दोगान ने कहा। नेतन्याहू भी विश्व को युद्ध के विनाश में खींचना चाहते हैं, एर्दोगान ने यह कहा। और रूस की इजराइल को चेतावनी, ईरान के साथ इजराइल भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यह बयान दिया। महायुद्ध में ईरान और इजराइल दोनों तरफ से अलग अलग थ्योरी चल रही है, अलग अलग दावे हो रहे हैं, अलग अलग एंगल हैं। नई रिपोर्ट यह है कि ईरान पश्चिमी देशों को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। पश्चिमी मीडिया में खबरें हैं कि यूरोप और अमेरिका में ईरान अपने निष्क्रिय गुर्गों को एक्टिव करने में जुटा है। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से कहा गया है कि ईरान पश्चिमी देशों में अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर सकता है, पश्चिमी देशों को आतंकी घटनाओं से दहलाने का आदेश दे रहा है। अखबार में दावा किया गया ईरान पश्चिम से सीधी टक्कर नहीं ले सकता, इसीलिए वो प्लान बी पर काम कर रहा है। अखबार के मुताबिक पश्चिमी देशों में ईरान की फोर्स IRGC की गतिविधियां बढ़ी हैं। IRGC की इंटेलिजेंस विंग को स्पेशल टास्क मिला है। खुफिया प्लान के तहत स्लीपर सेल को एक्टिव किया जा रहा है। पश्चिमी देशों में ईरान की खुफिया सेल मौजूद है, जिन्हें आतंकी मॉड्यूल तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। आखिर क्यों ईरान पर पश्चिमी देश शक जता रहे हैं? आखिर क्यों वहां ये रिपोर्ट छप रही है? सोचिए, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले 4 साल में यूरोप देशों में ऐसी 4 घटनाएं हुई जिसके बाद कहा गया कि ईरान पश्चिम में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। जनवरी 2023,
यूनाइटेड किंगडम के हीथ्रो में जो यूरेनियम मिला उसका संबंध ईरान से बताया गया। उसी साल जर्मनी में साइनाइड अटैक की साजिश में ईरान के 2 नागरिक गिरफ्तार किए गए। दिसंबर 2022 स्वीडन में आतंकी गतिविधियों के आरोप में ईरान के 2 लोग डिपोर्ट किए गए। फरवरी 2021 में बेल्जियम में आतंकी घटनाओं के जुर्म में ईरान के राजनयिक को दोषी ठहराया गया था। ईरान इजराइल जंग के बीच ये आंकड़े एक बार फिर सामने आने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि यूरोप में ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। वैसे एक सवाल है, क्या सच में ईरान परमाणु बम बना रहा है या ये सिर्फ पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है? अमेरिका और इजराइल दावे कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने अमेरिका और इजराइल के दावों को गलत ठहरा दिया है। वैसे आप IAEA पर यकीन कम ही करिए, क्योंकि वो सो के जागते हैं तो कुछ और बोलते हैं और जब सोने जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। राफेल ग्रोसी IAEA के जो है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ईरान के परमाणु बम बनाने की खबरों को खारिज कर दिया है। सवाल है कि फिर अमेरिका और इजराइल किस आधार पर ईरान को तबाह करने की बात कर रहे हैं? ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब हालात महायुद्ध की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, उस पर अमेरिकी प्रशासन के अंदर ही मतभेद उभर आए हैं। ईरान परमाणु बम बना रहा है या नहीं, इस सवाल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड आमने सामने आ गए। ईरान के परमाणु बम बनाने के सवाल पर ट्रंप ने अपनी ही खुफिया प्रमुख को गलत करार दे दिया। ट्रंप ने अपनी ही खुफिया प्रमुख को पूरी दुनिया के सामने झूठा करार दे दिया। दरअसल अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पहले इस बात से इनकार किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। आपको तुलसी गबार्ड का वो बयान भी सुनवाते हैं जो उन्होंने सीनेट में दिया था। तुलसी गबार्ड ने मार्च में दिए अपने बयान में कहा था कि खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन ट्रंप के नए बयानों ने विवाद खड़ा कर दिया। ये सवाल भी उठने लगे कि जब ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा तो फिर अमेरिका और इजराइल किस आधार पर ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जाहिर है ट्रंप को फजीहत से बचाने के लिए अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा, अपने पुराने बयान से पलटना भी पड़ा। अब अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड कह रही हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है।